नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का आपके अपने डीएस एकेडमी पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, इस समय हम चल रहे हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट में। प्रैक्टिस सेट में भी बात करें तो हम प्रतिदिन 25 जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो लेकर आते हैं। आज की इस क्लास में 25 प्रश्नों को हम देखें। इससे पहले हम आपको बता दें कि डीएस एकेडमी का जो टीजीटी और पीजीटी का बैच है वो चल रहा है और इस समय जो आगामी आने वाली हिंदी की परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी बच्चे टीजीटी पीजीटी का बैच बहुत ही ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही नाम मात्र शुल्क के साथ में हम ये जो बैच है प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही में प्रैक्टिस सेट है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम आपको दे रहे हैं 50 प्रैक्टिस सेट पेपर, वो भी संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित, यानी कि प्रश्नों की संख्या जो है 125 प्रश्न सभी पेपरों में प्रैक्टिस सेट में है। इसी के साथ में अगर आपको प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना है तब आप कॉल करेंगे 9568802463 पे, और अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो जानकारी के लिए आप इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना चाहते हैं या टीजीटी पीजीटी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, दोनों इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बहुत ही नाम मात्र शुल्क के साथ में और विशेष गहन अध्ययन के साथ में प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं। नाम मात्र शुल्क है 10 से 12 रुपये प्रति टेस्ट पेपर आपको पड़ेगा। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कि पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं। आपको बताना है कि पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं। हरियाणवी, दक्खनी या कौरवी, मैथिली, मगही या ब्रज, छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधी, मालवी, बुंदेली, भोजपुरी। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा सी विकल्प होगा। क्या? छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधी, यानी कि ये जो तीनों बोलियां आपकी पूर्वी हिंदी से हैं, बाकी अलग अलग हैं। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, जो आपके डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन हैं, तो जॉर्ज गिरियर्सन ने जो पूर्वी हिंदी में बोलियां मानी हैं वो सिर्फ अवधी और छत्तीसगढ़ी को ही मानते हैं, जबकि बाकी जो भाषा व्याकरणाचार्य हैं उन्होंने बघेली को भी माना है। मुख्य रूप से पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां मानी जाती हैं, लेकिन गिरियर्सन जी के अनुसार 2 ही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है कैसे। आपको बताना है, कहा जाता है कि देवनागरी जो लिपि है हमारी, इसकी वर्णमाला का जो क्रम है वो वैज्ञानिक है, पर वो कैसे है। स्वर पहले बाद में व्यंजन, स्वर व्यंजन साथ साथ, अनुनासिक बीच में, या महाप्राण के बाद आत्मप्राण। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो है पहला विकल्प, यानी कि इसमें स्वर पहले हैं बाद में व्यंजन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जिसके माध्यम से राजकार्य होता है, कचहरियों का काम, सरकारी आदेश, सूचनाएं और विज्ञापन, एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश से शासकीय स्तर पर पत्र व्यवहार हो, वह कौन सी भाषा कहलाती है। यानी कि 2 राज्यों के बीच में पत्र व्यवहार हो या जो भी कामकाज की भाषा है उसको क्या कहा जाता है। राष्ट्रभाषा, आम भाषा, जनभाषा या राजभाषा। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा, राजकीय प्रयोजन में जो कार्य होते हैं उसको हम राजभाषा कहते हैं। ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, हिंदी भाषा में निम्न शब्द किस विदेशी भाषा से आए हैं। आपको बताना है कि ये जो नीचे शब्द दिए गए हैं, तमाशा, चेहरा, बीमार, शादी, सरकार, दीवार, गुलाब, आमदनी, आतिशबाजी, भलाई, ये किस विदेशी भाषा से आए हैं। फारसी, तुर्की, अरबी, पुर्तगाली। इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है फारसी। ये जो सभी शब्द हैं ये फारसी भाषा से आए हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
देशज का क्या अर्थ है, आपको बताना है देशज का क्या अर्थ होता है। ग्रामीण क्षेत्र के शब्द, निराधार शब्द, अपने देश में उत्पन्न जो शब्द न विदेशी हैं, न तत्सम है और न तद्भव हैं, उन्हें देशज कहते हैं। या संस्कृत का बिगड़ा हुआ शब्द, उसको देशज कहते हैं। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है, सी विकल्प आपका इसमें सही है। जो देश में उत्पन्न हुए हैं, ना तो विदेश से आए हैं, ना तत्सम है, ना तद्भव है, इसीलिए उन्हें देशज, देश और जा यानी कि जन्मे, जैसे कहते हैं ना जलज, जल में जन्मा क्या, कमल। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल का नामकरण वीरगाथा काल किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या नाम दिया। प्रश्न घूमा है, उत्तर आपके पास है क्या कि वीरगाथा काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है। आदिकाल, सिद्धकाल, चारण काल, अपभ्रंश काल। इसमें जो आपका सही उत्तर है वो है आदिकाल। आदिकाल को आदिकाल जो नाम दिया है वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। चलिए बात करते हैं, बाकी सबको लिस्ट आप पहले कई बार देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है। आपको बताना है कि कबीर की जो भक्ति है उनकी भक्ति का क्या है अनिवार्य अंग। मुक्ति, ज्ञान, प्रेम, समाज सुधार। इसमें जो आपका सही विकल्प है वो होगा ज्ञान। ज्ञान के साथ में जो बौद्धिकता है उस पर भी इन्होंने बल दिया है, क्योंकि बौद्धिकता विकल्प में नहीं है। उच्च ज्ञान और बौद्धिकता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है। कौन कौन से विषय हैं जिनका उल्लेख कबीरदास ने आलोचक, सुधारक और पथ प्रदर्शक, समन्वयकर्ता के रूप में किया है। चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट या मंदिर मस्जिद राम रमैया, ब्रह्म जीव, माया स्त्री या रूप, दाम्पत्य प्रेम, ठगिनी। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है उन्होंने चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट, इन सब का प्रयोग जो है, इन विषयों का उल्लेख किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किस समीक्षक ने कहा, क्या कहा है कि शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। ये कथन किसने कहा है। कबीरदास के विषय में थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। ये किसने कहा है कि शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। नंदुलारे वाजपेयी, नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है श्याम सुंदर दास। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता है। आपको बताना है जो भ्रमर गीत सार है किसका है, तो सूरदास का है। इसमें किन अलंकारों की प्रमुखता है। अन्योक्ति अलंकार, शब्दालंकार, सादृश्य मूलक अलंकार या रूप का अतिशयोक्ति अलंकार। तो भ्रमर गीत सार में सूरदास के पदों में इन्होंने जो सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी है वो दी है सादृश्य मूलक अलंकार को, जिसमें समानता की बात रहती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, भ्रमर गीत सार के किन पदों में श्लेष यमक अलंकार पाए जाते हैं। भ्रमर गीत सार के ऐसे कौन से पद हैं जिनमें यमक अलंकार, श्लेष अलंकार पाए जाते हैं। गे पद, कूट पद, संस्कृत के पद या कहावत के पद। तो इसमें जो सही विकल्प है, जो कूट पद हैं जिनमें कूटनीति की बात की गई है, उसमें आपके यमक और श्लेष अलंकार पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है। आपको बताना है कि जो भ्रमर गीत है सूरदास जी का, बात करें यहाँ पे तो इसका भ्रमर गीत नाम से, भ्रमर गीत सार नाम से जो संपादन किया है वो शुक्ल जी ने किया है।
और उपरूप में आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी सामने आते हैं। तो अब इसमें श्रृंगार रस का कैसा काव्य है ये? विप्र तनम्ब काव्य, मुक्त काव्य, उपालंब काव्य, श्रृंगार काव्य। इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा उपालंब काव्य, भी इसको कहा जाता है भ्रमर गीत सार को, यानी कि श्रृंगार रस में उपालंब देती हुई गोपियाँ जो है उद्धव को मिलती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? आपको बताना है कि तुलसीदास की भक्ति विनय पत्रिका में किस भाव की है? सख्या भाव की, आत्म भाव की, प्रेम भाव की या दास्य भाव की? इसमें जो सही विकल्प है वो है आपका दास्य भाव की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए क्योंकि? अब विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, लेकिन उनके कहने का उद्देश्य क्या है? क्यों कहा उन्होंने, क्यों कहना चाहिए? कहा है पहला कि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। दूसरा है श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया। तीसरा है सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं। चौथा है कि श्रृंगार और प्रेम ही रीतिकाल का मुख्य विषय है। इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है आपका जो है, इसमें आपका सीधा सीधा विकल्प बन जाता है कि श्रृंगार और प्रेम ही जो है आपका, श्रृंगार और प्रेम ही रीतिकाल का मुख्य विषय है। इसीलिए यहाँ पे जो है आपका, आप इसको कह सकते हो। इसमें एक मिनट, इसमें आपको ए विकल्प नाम जो है श्रृंगार काल इसीलिए कहा जा सकता है क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का जो है मार्ग बंद हो जाता है। ये आपके विश्वनाथ प्रसाद जी का कथन है। उन्होंने कहा है इसीलिए रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए। ये आपका इसीलिए होना चाहिए रीतिकाल, क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उनके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है और यह नाम जो है तत्कालीन संपूर्ण रचनाओं को समेटकर चलता है। इस नाम की व्यापकता जो है वो सर्वाधिक रामचंद्र शुक्ल जी ने भी स्वीकार करते हुए कहा था। शुक्ल जी ने कहा था कि अगर इस काल को कोई रीतिकाल श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है। ठीक है, इसमें जो आपका सही विकल्प है ये ए विकल्प है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? आपको बताना है भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। अगर हम वैसे देखेंगे तो ये घटना हमें कामायनी में मिलती है, ठीक है, लेकिन इसमें जो तथ्य हैं उनसे बात करें। शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में, शतपथ ब्राह्मण के 18वें अध्याय में, छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में, ऋग्वेद के 8वें अध्याय में, इसमें जो आपका सही विकल्प है तो ये मिलती है हमें शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में घटना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है पंत की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है? आपको बताना है कि सुमित्र नंदन पंत जी की जो ताज कविता है वो किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, हालावादी? इसमें जो सही विकल्प है वो है प्रगतिवादी काव्यधारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती हैं? आपको बताना है सुमित्र नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शिवमंगल सिंह सुमन। इसमें जो आपका सही विकल्प है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इनके काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता तीनों सभी का समन्वय है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी का नहीं है? आपको बताना है
इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी का नहीं है? दिलो-दानिश, बसंती, कणियाँ, तमस। सही विकल्प ए है दिलो-दानिश, कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भीष्म साहनी के उपन्यास तमस को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो तमस को कौन सा पुरस्कार मिला है? ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, मैग्सेसे, पद्मश्री। तो भीष्म साहनी को जो पुरस्कार मिला है वो मिला है साहित्य अकादमी। कब? तो 1975। किस रचना पे? तो तमस उपन्यास पे। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न है तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण किस में हुआ? यानी कि किस चैनल पे तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण हुआ? NDTV, आकाशवाणी, दूरदर्शन या सभी? तो तमस उपन्यास का जो धारावाहिक प्रसारण हुआ है वो दूरदर्शन पे हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है मैला आंचल की कथा किस क्षेत्र की है? आपको बताना है मैला आंचल जो उपन्यास है किसका? रेणु जी का, फणीश्वर नाथ रेणु जी का। तो इसमें कौन सी कथा है? रांची के निचले क्षेत्र की, पटना के समीप गांव की, कोसी नदी के तटीय क्षेत्र की या बिहार के पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव की? सही विकल्प डी है। आप सभी इसको पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है? ये अशोक के फूल निबंध संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो ये कब प्रकाशित हुआ? 1940 ईस्वी, 1941 ईस्वी, 1948 ईस्वी, 1942 ईस्वी। तो अशोक के फूल किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कब प्रकाशित हुआ आपका? तो 1948 ईस्वी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है अंधा युग नाटक के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, भीष्म साहनी। तो अंधा युग किसका है? अगर बात की जाए तो अंधा युग आपके धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है स्कंदगुप्त नाटक के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, भीष्म साहनी। सही विकल्प है जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़े अगले प्रश्न पे। श्रद्धा और भक्ति निबंध के लेखक हैं। श्रद्धा और भक्ति निबंध के लेखक कौन है? और इसी के साथ में आप बताइएगा 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए। श्रद्धा और भक्ति निबंध के लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम रतन भटनागर। तो श्रद्धा और भक्ति जो निबंध लिखा है वो लिखा है आपके रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो अभी जो आपके प्रश्नों की श्रृंखला थी 25 प्रश्नों की वो आपकी कंप्लीट होती है। अगली क्लास में अगले नए प्रश्नों के साथ में मिलेंगे। 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए ये बताइएगा। साथ में जो भी बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं समय से कॉल कर लीजिएगा क्योंकि समय परीक्षाओं का आगाज हो चुका है। इसी के साथ में जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको क्लासेस प्रैक्टिस पसंद आ रही है तो आप जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए प्रश्नों के साथ में। आप सभी का धन्यवाद।